चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस अपना टॉपिक था जिसमें हमने ये 4 चीजों से डील कर ली थी। क्लियर है? सबसे लास्ट पॉइंट में जाती हूं। अल्ट्रावायरस क्या हो रहा है बच्चा? डायरेक्टर के अगेंस्ट क्या रेटिफाई हो सकता है? हाँ। कौन करेगा? शेयर होल्डर। कितने शेयर होल्डर? ऑल 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए। एक केस लॉ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस। केस का नाम क्या लिखा है? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड एंड रिची। ठीक है, अब यहाँ पे वर्सेस ये दे रखा है, मतलब एक तरफ एशबरी रेलवे कंपनी है और दूसरी तरफ कौन है बच्चा? रिची है। ठीक है, चलिए समझते हैं। हुआ क्या था, रिची को एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट में हर कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है, हर कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम में काम लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, रिची का जो कंपनी था उसमें साफ साफ लिखा था कि वो क्या क्या काम कर सकती है। सॉरी, एशब्रू जो कंपनी थी उसके मेमोरेंडम में लिखा था वो क्या क्या काम कर सकती है। काम का ऑब्जेक्ट लिखा था, रीड करके बताती हूँ। मेक एंड सेल, बेच सकते, बना सकते, और क्या कर सकते? लेंड कर सकते या फिर हायर कर सकते। क्या? रेलवे प्लान्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। और क्या लिखा है? मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। वापस ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि भैया आप बना सकते हो, सेल करते हो, लेंड कर सकते हो, हायर कर सकते हो। क्या? रेलवे प्लान्स। ठीक है, और ये तो पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा था? आप क्या कर सकते हो? मैकेनिकल इंजीनियर वाला काम कर सकते हो। और इसी के साथ में क्या लिखा था? इससे रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों के बीच में, एशबरी और जो हमारी रिची है, इन दोनों के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल दिया जाता है? कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिची के साथ, फर्म क्या बोलता है? रेलवे कॉन्ट्रैक्टर टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन इन द बेल्जियम। रेलवे लाइन होती है, उसको फाइनेंस करने का काम। फाइनेंस करने का काम मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग करना, लोन देना। ठीक है, लोन देने का काम। कंपनी के जो मेमोरेंडम था उसमें क्या लिखा था कि भैया हम रेलवे प्लान्स, जो भी रेलवे प्लान्स है उसको बनाने हायर करने का काम करते हैं। और क्या लिखा था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करवा सकते हैं। और क्या लिखा था? उससे रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ? रिची को बोला आप एक रेलवे लाइन बना रहे हैं, जो भी हम रेलवे लाइन बना रहे हैं उसको क्या करो? फाइनेंस करो। उसको क्या करो? फाइनेंस करो। तो फाइनेंस करने वाली बात कहीं भी नहीं लिखी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, साथ में काम करते हैं, सब्सिक्वेंटली इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। कंपनी आगे चल के इसे रिजेक्ट कर देती है, बोल देती है कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में फाइनेंस करने वाला काम तो लिखा ही नहीं है, तो हमारी कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रिफ्यूज बाय द कंपनी ऑन द ग्राउंड्स बीइंग द अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस किसका हो रहा है? कंपनीज एक्ट का, मेमोरेंडम का, एओ का, कि डायरेक्टर का? मेमोरेंडम का, क्योंकि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो चीज नहीं है। तो अल्ट्रा वायरस काम हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला हो रहा है? मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए। अब हुआ क्या, इस रिची ने बोला कि भाई मैंने जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा है ना, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। इन्होंने कहा जो ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, रिची साफ साफ बोलता है भैया जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए ना, तो आप ये क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट ले लो? तो फाइनेंस वाला, ये वाला भी तो कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना चाहिए। तो प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट भी ले लो और एक काम करो, इसे कंपनी के शेयर होल्डर से क्या करवा दो? रेटिफाई करवा दो। क्या बात समझ में आ रही है? रिची ने क्या सजेस्ट किया कंपनी को? एशब्रू रेलवे कंपनी को साफ साफ बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो आपके इसमें लिखा है, तो इसमें तो कवर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला? इसे और किससे करवा दो रेटिफाई? ठीक करवा दो, शेयर होल्डर से, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। ये पूरा केस कंपनी मना कर दी, ये पूरा केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट साफ साफ बोलता है, कोर्ट साफ साफ क्या बोलता है समझना। कोर्ट ने बोला जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है विद इन द पावर ऑफ द कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट वाज रेटिफाई। ये सारी बातें कौन कहता है? हमारा रिची बोलता है। हाउस ऑफ द लॉर्ड, ऑब्वियसली बच्चा इंडिया का तो केस है नहीं, नाम से समझ जाओ, सारे बाहर के केसेस है, तो इसलिए आपको यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वहां जो सिस्टम चलता है वहां पे क्या चलता है? हाउस ऑफ द लॉर्ड चलता है। ठीक है, कोर्ट ही है एक तरीके से। चलिए, हाउस ऑफ द लॉर्ड ने साफ साफ बोल दिया भैया आप अल्ट्रा वायरस कर रहे हो कंपनी का मेमोरेंडम का, ये एकदम से क्या है? नल एंड वॉइड है। क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताए थे 2 पॉइंट। कितने पॉइंट्स बताए थे? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कहां से आता है? मेक से। कहां से चालू होता है? मेक, सेल, और क्या लिखा है? लैंड, हायर, क्या? रेलवे प्लान्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दूसरा आता है ये पॉइंट। तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ लिखा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। तो कोर्ट क्या कंक्लूजन निकालेगा? कोर्ट साफ साफ बोल रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट करता है कि कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर।
आपने पहले लिखा है मैकेनिकल इंजीनियर और साथ में लिखा है एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड होगा? मैकेनिकल इंजीनियर से। आप क्यों बोल रहे हो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस फाइनेंस सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल कवर होने वाली नहीं है। साफ साफ उन्होंने बोल दिया ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, अल्ट्रा वायरस है। रिची ये केस हार गया, एशब्रू ये केस जीत गया, क्योंकि उसके लीगल बंदे ने यहाँ पर ये बात की होगी। क्लैरिटी है, पूरा केस खत्म है। दूसरा केस क्या है, नाम पढ़ो, क्या लिखा है? लक्ष्मण स्वामी की बात हो रही है, ठीक है। मधुली इतने खतरनाक नाम होते हैं, आ जाइए। इन्होंने क्या बोल दिया, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वाज ऑथराइज, कंपनी के डायरेक्टर को एक ऑथराइजेशन दी गई थी। क्या ऑथराइजेशन दी गई थी? टू मेक द पेमेंट टुवर्ड्स एनी चैरिटेबल, और क्या लिखा है? बेनेवोलेंट। ये भी एक तरीके से क्या होता है, चैरिटी ही होती है, या फिर एनी जनरल पब्लिक यूजफुल ऑब्जेक्ट, मतलब पब्लिक के लिए काम करना, यूजफुल ऑब्जेक्ट काम करना, मतलब सारे काम क्या है, चैरिटी। कंपनी ने कंपनी के डायरेक्टर को क्या ऑथराइजेशन दे रखी थी? कंपनी का एक फंड है जिसे यूज करना है, इस फंड को सोल पर्पस हमारा क्या है, चैरिटी, पब्लिक वेलफेयर वगैरह वगैरह। क्लियर है, सबका मतलब चैरिटी की तरफ इंडिकेट होता है। हुआ क्या, उस कंपनी ने किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए। तो क्या कंपनी कर सकती है क्या? नहीं। कंपनी के मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा है कि इस पैसे को हम कहाँ यूज करेंगे, चैरिटी के लिए। क्या इस पैसे को किसी और जगह पे आप यूज कर सकते हो? नहीं। किसी और जगह पे यूज करोगे तो आप किसके अगेंस्ट होगे, मेमोरेंडम के अगेंस्ट होगे। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये आपको इंडियन नेम दिख रहे तो सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया अल्ट्रा वायरस करें, डायरेक्टर नॉट स्पेंड दी मनी, ठीक है, सॉरी, नॉट स्पेंड मनी, जो भी चैरिटेबल के लिए था, जो भी चैरिटेबल के लिए था, वो पैसा किसी और पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो सीधा उन्होंने बोला आपको ऑब्जेक्ट में साफ साफ लिखा है किसी एक पर्पस के लिए यूज करना, आप अदर पर्पस के लिए यूज करोगे तो साफ से हम इसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करें, दैट्स इट। ठीक है, इतनी बड़ी जो भी ये कहानी है ये सब रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंक्लूजन पता होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। एक और केस है, नेशनल प्रोविडेंशियल बैंक की बात हो रही है, बैंक एंड एनी अदर पर्सन लेंडिंग टू अ कंपनी। समझना, बैंक या फिर किसी और ने क्या किया, कंपनी को लोन दिया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ, उस लोन का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, समझना, आईटीएस कंपनी ने लोन लिया किसी बैंक से, ठीक है। अब वो जो बैंक से लोन लिया है, हमने वो पैसा एक ऐसी जगह पे यूज किया है जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है। साफ साफ बोल दिया बैंक गए आप, बैंक उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका पैसा हमने कहाँ यूज किया है, कहीं और के लिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में मैं समझाऊंगी, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। आ जाइए। एक बंदा है जिसने उधारी दी, किसको दी, कंपनी को। एक बंदे ने उधारी दी किसी कंपनी को और उसने वो उधारी किसके लिए यूज कर ली है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। क्योंकि साफ साफ बैंक आपसे पूछता है ये पैसा कहाँ यूज करने वाले हो, आपने पर्पस बताया होगा, कंपनी ने पर्पस बताया होगा इस लोन का पैसा मैं इस जगह पर यूज करूंगा, ठीक है। तो किसकी गलती है, कंपनी की, सॉरी बैंक की गलती है ना। उसने उसने देखा क्यों नहीं मेमोरेंडम, क्या ये मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्या मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यस और नो, हाँ कि ना। MC21 में देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, MC21 में कुछ एक फीस पे करो, आपको सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे ना। बैंक लोन दे रहा है, चेक नहीं करेगा क्या? बैंक को अपने पैसे वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो जब भी किसी को पैसा देते हो तो पहले पूरी हिस्ट्री नहीं देखोगे उसकी, कौन है, क्या है, कैसा काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बैंक को किसी कंपनी को अगर लोन देना है तो उसका मेमोरेंडम, उसका आर्टिकल ऑब्वियसली वो पड़ेगा, इसलिए बैंक में भी सीएस बैठे रहते हैं, क्योंकि भैया वो सीएस ये सारी चीजें देख ले। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहीं अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए यूज तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो रहा है तो साफ साफ बोल दिया बैंक कैन नॉट रिकवर हिज मनी, ये बंदा अपना पैसा रिकवर नहीं करेगा। बट इफ द कंपनी परचेज गुड्स आउट ऑफ दिस मनी, अगर उसने कोई गुड्स खरीदा है, क्या कोई गुड्स खरीदा है, तो उस गुड्स को वो क्या कर लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी। ही मे रिकवर गुड्स इफ, क्या लिखा है, वो प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिफाइड, पता चल जाए कि उसने उससे एक घर खरीदा है तो घर फिर वो अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन अगर पैसे से उसने कोई काम कर दे, उस काम को अपने कब्जे में कैसे लेगी वो, ठीक है। तो उसका फिर पैसा रिकवर नहीं होगा, पैसा तो नहीं मिलने वाला, लेकिन वो पैसा किसी प्रॉपर्टी में लगा है और वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हो गई है, तो फिर वो प्रॉपर्टी को वो अपने पास संभाल के रख लेगा। क्लैरिटी है। चलिए, तो ये केस वैसा ही था। बेल हाउस का केस है, इसमें क्या बोल रहा है, हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में सारी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज वो काम हम नहीं कर सकते, करेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम कहलाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करते हमारे डायरेक्टर और हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख देते, क्या लिखते हैं,
carry on any other trade and business whatever so which can be opinion of the board of director advantages carried by the company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखवाया कि कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो काम हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो अगर आपने ये भी लिखवा दिया है तो कोर्ट ने इन सारी चीजों को अलाउड कर दिया। तो स्मार्ट वर्क करिए, जरूरी नहीं है एक ही सारी चीजें आप लिखो। आप क्या लिख सकते हो, हम ये मेन काम करें, इससे इंसिडेंटल काम भी कर सकते हो। तो इंसिडेंटल अटैचमेंट में जो काम आएंगे आ जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज पिन पॉइंट लिखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन मेन काम को तो आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। क्लैरिटी है। 4 केसेस। पहले केस का कंक्लूजन क्या था, एक तरफ रेलवे कंपनी थी, दूसरी तरफ एक रिची था, जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि मेमोरेंडम में कवर नहीं होता है। रिची ने साफ साफ बोला, क्या बोला कि भैया जनरल कॉन्ट्रैक्ट में कवर कर लो और रेटिफाई कर दो बाय दी शेयर होल्डर। क्या इट इज पॉसिबल? नहीं। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया मेमोरेंडम में कवर नहीं है, हम नहीं करेंगे। और जो आप बोल रहे जनरल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिकल इंजीनियर के बाद आपने लिखा, तो हम उसका मीनिंग उससे रिलेटेड निकालेंगे। अगर आपका वो थर्ड पॉइंट होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो हम फिर भी थोड़ा बहुत सोचते। क्लैरिटी है। नेक्स्ट केस का कंक्लूजन क्या था, लक्ष्मण स्वामी करके जो था, भूल गए क्या था? जिस पर्पस के लिए आप पैसा यूज कर सकते हो, आपने लिखा है चैरिटी के लिए, तो चैरिटेबल वाला फंड कहीं और आप यूज नहीं कर सकते। मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। बैंक वाला केस क्या बोलता है, बैंक ने किसी को लोन दिया है और वो लोन का पैसा कंपनी ने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया है, तो रिकवर नहीं होगा। मैंने और डिटेलिंग बताई, प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी में उसका हक है, वो उसे लेकर जाएगा, लेकिन बस आइडेंटिफाइड हो जाए, पता चल जाए कि वो पैसा उसी में यूज किया है। अगर ये आइडेंटिफाइड नहीं होता है तो भैया वो भी नहीं मिलेगी कंपनी को। नेक्स्ट बेल हाउस केस क्या बोलता है, स्मार्ट वर्क कर रहा है डायरेक्टर और क्या लिख रहा है कि जो कंपनी के लिए अच्छा होगा वो सारे काम हम कर सकते हैं, ये अलाउड है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, लोन बोरिंग गारंटी अल्ट्रा वायरस रूल। लोन बोरिंग गारंटी वही वाली बात है जो अभी आपको समझाई। एक बैंक ने लोन दिया, किसको दिया, कंपनी को, ठीक है। कंपनी उसे सही पर्पस के लिए यूज कर रही है तो बढ़िया रिकवर हो जाएगा, सही पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही है तो वो रिकवर नहीं होने वाला। अल्ट्रा वायरस बोरिंग डज नॉट क्रिएट, इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया कोई कोई डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि जहां डायरेक्ट डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशन बनेगा तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी किसकी, डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना क्रेडिटर को पे करने की। चलिए एक तरफ बैंक है, दूसरी तरफ आईटेक्स है, ठीक है। आईटेक्स ने लोन लिया है, आईटेक्स ने लोन लिया है, तो हम कौन है, डेटर की क्रेडिटर, हम डेटर है। आईटेक्स क्या हो गया, डेटर हो गया, ठीक है। बैंक क्या हो गया, क्रेडिटर। इन्होंने कहा अगर क्या कर रखा है, अल्ट्रा वायरस बोरिंग, मतलब या फिर अल्ट्रा वायरस बोरिंग मतलब एक लिमिट तक ले सकते थे, एक लिमिट के बियॉन्ड अल्ट्रा वायरस तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। एक लिमिट तक लोन ले सकता था आईटेक्स, जो उनके आर्टिकल में लिखा था, उससे ज्यादा नहीं। हमने क्या कर दी, वो लिमिट क्रॉस कर दी। अगर कभी भी ऐसा होता है अल्ट्रा वायरस अगर बोरिंग होती है तो साफ साफ बोल दिया कि कंपनी और बैंक के बीच में कोई भी डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशन नहीं है। क्यों बोल दिया रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप पे करने की जरूरत नहीं है, हम रिकवरी नहीं कर सकता बैंक हमसे, अभी ऊपर पढ़ा हमने केस के थ्रू, ठीक है। चलिए बट इफ द लेंडर हेड, कंपनी और डिपॉजिटर, कभी कभार कंपनी डिपॉजिट्स भी लेती है, तो डिपॉजिट भी क्या कर दिए, अल्ट्रा वायरस, तो उन्होंने कहा तब भी क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन नहीं बनता। अल्ट्रा वायरस डिपॉजिट है, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग है, अल्ट्रा वायरस गारंटी है, चाहे लोन बोरोइंग गारंटी या फिर डिपॉजिट हो, इन सारी चीजों में बोल दिया अल्ट्रा वायरस है ना, तो आपका कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। रिलेशन नहीं बनेगा तो रिकवर भी नहीं कर पाएगा सामने वाला। लेकिन इफ द लेंडर हैड लेंड द अमाउंट फॉर डिस्चार्जिंग, क्या लिखा है, लॉफुल एक्सपेंस, लॉफुल अनलॉफुल नहीं, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन एक तरफ है, दूसरा क्या हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा, ठीक है, इंट्रा वायरस हो जाएगा। अगर आप इंट्रा वायरस एक्सपेंस करो तो ही में रिकवर दी अमाउंट। क्लैरिटी है, इंट्रा वायरस होगा तो रिकवर होगा, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो रिकवर नहीं होगा, ठीक ऑपोजिट, इंट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो रिकवर हो जाएगा। सारे के सारे काम इंट्रा वायरस तो है। क्लैरिटी है। चलिए ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से ट्रांजैक्शन क्या है अल्ट्रा वायरस, मॉड्यूल है, मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें क्या है, रिपीट है। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन एंटर विद इन द ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखा है, नॉट अल्ट्रा वायरस और नॉट वॉइड, सिंपल प्लेन बात लिखी है। दूसरे का लिखा है ट्रांजैक्शन क्या है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, तो क्या है, अल्ट्रा वायरस, सिंपल सिंपल जेन्युइन बात है, रिपीट। नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ द ट्रांजैक्शन इज एक्सेस, या फिर क्या लिखा है, कंपनीज पावर को क्या किया गया है, एब्यूज, एब्यूज मतलब मिसयूज।
कंपनी की पावर को मिसयूज किया गया तो मतलब क्या हो गया, बियॉन्ड हो गया। ठीक है, अच्छा इतना नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, उन्होंने वो लिखा है सच ट्रांजैक्शन हम मान लेंगे अल्ट्रा वायरस है। ठीक है, और वो रेटिफाइड भी नहीं होगा। क्लैरिटी है, नहीं आया? कुछ टर्म्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, जहां कहीं भी एक्सप्रेस आएगा डायरेक्ट, जहां कहीं भी एक्सप्रेस आएगा मतलब डायरेक्ट, और जहां कहीं भी क्या आएगा इम्प्लाइड मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट। ये टर्म याद रखेंगे। जब भी हम लीगल लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स है जिनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है एज इट इज। ठीक है, अब ऊपर हेडिंग क्या लिखा है, इम्प्लाइड पावर। कंपनीज एक्ट ने कुछ पावर दे रखी है, कुछ पावर डायरेक्ट है, कुछ पावर डायरेक्ट है, और कुछ पावर क्या है, इनडायरेक्ट। मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये भी आपके पास पावर है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट पावर पढ़ रहे हैं। तो मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें स्पेसिफाइड होती है कुछ पावर डायरेक्टली दी होती है और कुछ पावर इनडायरेक्ट दी होती है। क्लैरिटी है इस लाइन की? चलिए, इन्होंने कहा एवरी कंपनी में नेसेसरी पोजेस द सर्टेन पावर आर इम्प्लाइड। हर कंपनी के पास कुछ पावर क्या होती है, इनडायरेक्ट तरीके से मिलती है। जैसे कि क्या लिखा है, पावर टू अपॉइंट, और क्या लिखा है, एक्ट थ्रू एजेंट। आप अपॉइंट कर सकते हो, ये पावर इनडायरेक्टली मिली है। ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं अपना काम किसी एजेंट के थ्रू करवा सकती हूँ, ये पावर मुझे मिली है। कायदे से तो मुझे को करना है। फॉर एग्जाम्पल ये घर है, इस घर का बिजली का बिल मेरे नाम पर है, घर मेरे नाम पे, तो बिजली का बिल किसके नाम पे आएगा, मेरे नाम पे, तो मुझे को पे करना है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अपने बच्चों को भेज सकती हूँ, जाओ बिजली का बिल भरो। तो क्या है, इनडायरेक्टली पावर है मेरे पास कि मैं अपना काम किसे करवा सकती हूँ, अपने एजेंट से। मैं प्रिंसिपल हूँ, तो इन्होंने कहा कुछ पावर होती है जो आपको इनडायरेक्टली मिलती ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देके रखा है, वेर इट इज अ ट्रेडिंग कंपनी द पावर टू बोरो गिव दिस सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस ऑल्सो पावर टू सेल। आपने कुछ बोरो किया है, ठीक है, आपने क्या किया है, ट्रेडिंग कंपनी है, पावर है आपके पास क्या करने की, बोरो करने की। तो गिव दी सिक्योरिटी, जब आपने क्या किया है, बोरिंग की मतलब लोन दिया है, लोन दिया है तो आपके पास क्या पावर है कि आप गिरवी भी रख सकते हो। इन्होंने कहा कि एक और आपके पास पावर है क्या, गुड्स को बेचने की। ये डीम्ड है, जरूरी नहीं हो ये एकदम लिखा ही हो, ये नहीं भी लिखा होगा तो भी आपके पास ये पावर है। इम्प्लाइड पावर समझ में आ रहा है? एक होती है पावर डायरेक्ट लिखा हो, एक होता है लिखा नहीं है तब भी मान लिया जाएगा आपके पास ये पावर्स है। कुछ एग्जाम्पल देकर आपको बताया। चलिए, इन्होंने कहा वो पावर इंसिडेंटल होती है एक तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाओ। पहले इन्होंने आपको समझा दिया इम्प्लाइड पावर क्या होती है, पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में इम्प्लाइड पावर क्या होता है। अब ये आपको बताएंगे कुछ पावर्स हैं, हम नहीं मानेंगे ये आपके पास है, ये अलग से लिखी होनी चाहिए। वापस मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने कहा कुछ इनडायरेक्ट पावर होती है। लेकिन अब हम इनडायरेक्ट पावर का क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन। इन्हें हम इनडायरेक्ट पावर मानते नहीं है। ये क्या है बच्चा, एक्सेप्शन है। आपको लगेगा कि ये तो होनी चाहिए, लेकिन ये अलग से आपके मेमोरेंडम में लिखी होनी चाहिए। तो चलिए क्या लिखी होनी चाहिए, पहला एक्वायर करना मतलब खरीदना, एनी बिजनेस सिमिलर टू, आप एक ऐसा बिजनेस खरीदने वाले हो जो क्या है, सिमिलर है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो ये आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि आप अपने जैसे बिजनेस को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। ये आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, मतलब ये कौन सी पावर होगी, ये डायरेक्ट लिखा होना चाहिए, या फिर मैं क्या लिखूं, ये एक्सप्रेस होना चाहिए। क्लियर है? लॉ की लैंग्वेज घुमा फिरा कर बोलने की होती है। वापस हमारे पास मेमोरेंडम में दो पावर है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। लीगल टर्म में बोलूँ तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इन्होंने एग्जाम्पल देके बता दिया कि कुछ पावर इम्प्लाइड होती है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये इंसिडेंटल है। अब हम बता रहे हैं ये पावर क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए। हेडिंग बोल सकते हैं पावर विच आर नॉट इम्प्लाइड, दैट मीन्स वो क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। तो क्या एक्सप्रेस होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ साफ लिखा होना चाहिए आप अपने जैसे बिजनेस को खरीद सकते हो। खत्म। नीचे बाजू में एक केस का नाम दे दिया। हुआ क्या होता है, अलग अलग केसेस से कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, पूरी एक लंबा केस होता है कि एक केस हुआ होगा जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा होगा, और फिर उन्होंने क्या किया होगा, ये काम कर दिया होगा, फिर केस हो गया होगा, कोर्ट में गया होगा, कोर्ट ने क्या बोल दिया होगा, भाई ये लिखा होना चाहिए ना, तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये सारी चीजें एक्सप्रेस होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आया, सब केसेस का कंक्लूजन है। दूसरा क्या लिखा है, एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट विद द अदर पर्सन या फिर कंपनी, किसमें, पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट या फिर जॉइंट वेंचर या फिर अदर अरेंजमेंट। मतलब किसी के साथ भी पार्टनरशिप करोगे, किसी के साथ भी जॉइंट वेंचर करोगे, किसी के साथ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट ही होता है।
पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, किसी के साथ भी अग्रीमेंट करोगे, ये भी किसी केस का कंक्लूजन है, ये भी एक्सप्रेस होना चाहिए कि हमारी कंपनी किसी के साथ भी पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट कर सकती है, लिखा होना चाहिए। क्यों बता रहे हैं आपको ये? क्योंकि कल को आप किसी कंपनी का मेमोरेंडम बनाओगे। बीइंग अ सीएस, एक क्लाइंट आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा कि भैया कंपनी बनाओ, तो कंपनी बनाने में सबसे पहला काम क्या है? आपको उसका मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरेंडम में होते हैं 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। आप अपने क्लाइंट से पूछोगे ना क्या काम करोगे, ठीक है, वो बोलेगा दिस ये 5 काम करूंगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना है ना कि भैया इस 5 काम से रिलेटेड इंसिडेंटल और क्या क्या हो सकता है, जिसको कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये एक्सप्रेस तो होने चाहिए। अदरवाइज वो क्लाइंट फिर आपके पास आएगा और बोलेगा कि भैया हम पे तो लंबी चौड़ी पेनल्टी लग गई। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको कहा था ये काम करना है, ये तो इंसिडेंटल है, आपने क्यों नहीं डाला? फिर आपके उस क्लाइंट से झगड़ा करते रहोगे क्या? नहीं, आपको दिमाग लगाना है, वो 5 कह रहे हैं तो आपको 10 और चीजें ऐड करवा देनी है, ताकि बार बार का ऑल्टरेशन का चक्कर ना हो, क्योंकि ऑल्टरेशन एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। उस लंबी चौड़ी प्रोसेस में क्या होगा? कंपनी की पूरी जनरल मीटिंग करवाओ, सारे मेंबर्स आएंगे, मेंबर क्या करेंगे? वोट देंगे, वोटिंग के थ्रू अप्रूवल होगी, तब जाके आपका मेमोरेंडम चेंज होगा। फिर वो डॉक्यूमेंट आपको आरओसी को सेंड करना पड़ेगा कि हाँ मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए सारे शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया। तो ये जब आप एमसी की वेबसाइट में ये डॉक्यूमेंट भेजोगे तो फीस नहीं लगेगी? लगेगी। तो क्लाइंट आकर किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा। तो इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या चीजें मेमोरेंडम बनाते वक्त आपको ध्यान रखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज ही होता है, क्योंकि बाकी जो 5 है वो तो एवं ही घिसे पिटे हैं। क्यों घिसे पिटे हैं? पहला तो बोलता है नाम होता है, पहला मेमोरेंडम में मेन जो नेम होता है, नेम क्लॉज बोलते हैं, उसमें क्या होता है? कंपनी का नाम, उसका एड्रेस होता है, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें होती है, तो घिसे पिटे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि भैया ऑब्जेक्ट क्लॉज की डॉक्ट्रिन होता है, उसको अल्ट्रा वायरस नहीं करना है। क्लैरिटी है? तो चलो, क्या एक्सप्रेस होना चाहिए? अगर आप अपने जैसे बिजनेस कर रहे हो तो वो एक्सप्रेस। दूसरा क्या बोलता है? अगर आप किसी के साथ भी अग्रीमेंट करते हो, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, नॉर्मल कोई भी टाइप का अरेंजमेंट, तो ये भी एक्सप्रेस होना चाहिए। अदरवाइज हम नहीं मानेंगे कि ये इम्प्लाइड है, क्योंकि अभी जो रिची वाला केस पड़ा था उसने जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया था, और वो क्या कह रहा था? जनरल में सब कवर, ऐसे कैसे कवर? लिखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का लिखा है टेकिंग। आप किसके शेयर्स ले रहे हो? शेयर्स ले रहे हो मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आईटी कंपनी रिलायंस कंपनी का शेयर्स खरीद रही है, दैट मीन्स वो क्या कर रही है? उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आप अगर किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? सिमिलर, तो लिखा होना चाहिए कि भैया हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि हम क्या कर सकते हैं? कंपनी का काम लिखना है ना, हम ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन कंपनी में जिनका काम क्या है? हमारे जैसा है। ये एक्सप्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट, टेकिंग शेयर of other company, क्या लिखा है? Where such investment authorized doing indirectly, that which will be not intra-virus if done directly। ये गोल गोल घुमा के क्या बात बोली? एक बार रीड करो फिर से, आप रीड करके समझाओगे। टेकिंग शेयर ऑफ अदर कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें क्या मिल जाती है? एक ऑथराइजेशन पावर मिल जाती है। मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मेरे पास कुछ पावर आएंगी, मीटिंग में वोट करने की पावर आ जाएगी, शेयर होल्डर बन जाते हैं भाई, मैं रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा। ठीक है, चलो, इन्होंने कहा वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पास ऑथराइजेशन आएगी, पावर आएगी, जो आप क्या कर सकते हो? इनडायरेक्टली, डूइंग इनडायरेक्टली दैट विच विल बी नॉट इंट्रावायरस। नॉट इंट्रावायरस मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरस इफ डन डायरेक्टली। आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पास एक पावर आ रही है, वो पावर क्या है? अल्ट्रा वायरस काम करने की, मतलब बियॉन्ड द पावर काम करने की। समझना, हमारे कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगहों में पावर दे रखी है। किस टाइप की पावर दे रखी है? कि भैया आपके पास थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हम बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट, आपके पास एक पावर है कि आपकी बहुत ज्यादा चलेगी, आपकी बहुत ज्यादा चलेगी। तो आप क्या काम कर रहे हो? अल्ट्रा वायरस काम करने की पावर मिल जाएगी। लेकिन अल्ट्रा वायरस कभी भी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आर्टिकल के अगेंस्ट चलेगा? हाँ, जो कि रेटिफाई हो जाएगा बाय द शेयर होल्डर। इन शॉर्ट, मेरे इन्वेस्टमेंट करने से रिलायंस कंपनी में तो मेरे पास एक पावर आती है, वो पावर क्या है? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस वही होंगे जो इंट्रा वायरस इन कंपनीज एक्ट होंगे, मतलब हम आर्टिकल के अगेंस्ट जा सकेंगे, डायरेक्टर ने जो काम किया उसके अगेंस्ट जा सकेंगे। बात समझ में आई? पहला पॉइंट बोलता है खरीदने वाली बात लिखी होनी चाहिए। तीसरा वाला पॉइंट बोलता है इन्वेस्टमेंट करने वाली बात
चौथा वाला पॉइंट बोलता है इन्वेस्टमेंट करने वाली बात होनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट से जिसके आपके पास पावर आ रही है अल्ट्रा वायरस काम करने की। समझ में आया? लेकिन वो अल्ट्रा वायरस क्या होना चाहिए? इंट्रा वायरस इन कंपनीज एक्ट होना चाहिए, इंटर वायरस इन मेमोरेंडम होना चाहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट आप कभी भी जा नहीं सकते। तो किस 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 के अगेंस्ट जा सकते? डायरेक्टर के और एओ के। अब बताओ समझ में आया? थोड़ी देर से फिर से पूछूंगी, फिर से आऊंगी, पूछूंगी फिर बताऊंगी। फिफ्थ पॉइंट रीड करो, क्या लिखा है? प्रमोटिंग या फिर हेल्पिंग। अगर आप किसी भी कंपनी को फाइनेंस देना चाहते हो, फाइनेंस टर्म पे हेल्प करना चाहते हो, तो ये भी आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि हम फाइनेंसिंग भी करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? पावर टू सेल एंड डिस्पोज। क्या लिखा है यहाँ पर? होल टाइम कंपनीज अंडरटेकिंग। कुछ नहीं, एक कंपनी की बात हो रही है, बहुत सारी कंपनीज की अंडरटेकिंग होती है, सब्सिडीज हो सकती है, तो इन्होंने क्या बोल दिया? पावर टू सेल एंड डिस्पोज। क्या पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेचने की आपके पास अगर पावर है तो वो भी आपके मेमोरेंडम में लिखी होनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं करने देंगे हम। ये इंप्लाइड नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपके पास है नहीं, आपको ये एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट पावर टू, अब ये चिल्लर चिल्लर पॉइंट्स है। क्या लिखा है? अगर आप कोई फंड पैसा यूज करना चाहते हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में देना चाहते हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए, तो ये भी आपके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। बाद में एकदम से आपने कहते पैसा हमने पॉलिटिकल पार्टी को दिया था तो ये चलेगा नहीं, पहले मेमोरेंडम में लिखो फिर। पावर टू गिव, क्या लिखा है? गिफ्ट्स एंड डोनेशन, कंट्रीब्यूशन फॉर चैरिटी, नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन दी मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आपने कहा कि चैरिटी कर रहे हो इन पर्पस के लिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे। किसी भी चैरिटी, कोई भी गिफ्ट डोनेशन दे रहे हो, अलग से स्पेसिफाई किया होगा। बस आप जनरल चीज नहीं लिख सकते, चैरिटी स्पेसिफाई करो कि चैरिटी हम किस में करने वाले हैं। हम साई मंदिर में करने वाले चैरिटी, हम ओल्ड एज में करने वाले, हम अनाथ आश्रम में करने वाले, तो आपको एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप जो चैरिटी का फंड है वो आप किस में लगाने वाले हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्टिंग। क्या होता है चैरिटी या फिर गारंटर? गारंटर बनते हो? मत बनना कभी भी किसी का भी गारंटर, ठीक है? बींगा सीएस बींगा लॉयर कभी मत बनना, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं? चलो समझ में आ गया। पढ़ क्या रहे थे? पढ़ क्या रहे थे? पावर विच आर नॉट इम्प्लाइड। मॉड्यूल से पढ़ने की खास बात यही है, सेम हेडिंग चिपका दी जाती है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा बताओ कौन सी पावर इम्प्लाइड नहीं है। क्या पूरे 9 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे? हाँ, क्योंकि चिल्लर चिल्लर है, वन वन लाइन के पूरे 9 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है? हेडिंग क्या लिखा है? शोल्डर राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायरस एक्ट। समझना, शोल्डर कैन गेट बैक द मनी पेड बाय हिम टू द कंपनी अंडर द, क्या लिखा है? पहले तो ये जो मैंने ऐसे ब्रैकेट बनाया है, लिखा है अल्ट्रा वायरस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द पावर। तो कौन सी पावर को इन्होंने बियॉन्ड कर लिया है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कंपनी को वो अलॉटमेंट करना अलाउड नहीं था, लेकिन कंपनी ने वो अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन शेयर होल्डर से तो पैसे ले लिए ना, मैंने मार्केट में शेयर इशू किया, ठीक है, लेकिन वो शेयर करना अलाउड, कंपनी को अलाउड था ही नहीं। तो भैया अब शेयर होल्डर को तो राइट है ना, उसको उसके पैसे मिले। हेडिंग देखो, शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो किसके अगेंस्ट जा सकता है? अल्ट्रा वायरस एक्ट। अब रीड करो, शेयर होल्डर कैन गेट बैक द मनी पेड बाय हिम टू अ कंपनी, कंपनी को जो उसने पैसा दिया था, फॉर विच अल्ट्रा वायरस अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मान लो उस शेयर होल्डर ने, है ना, आज कंपनी से मिला और कल ही के कल उसने बेच दिया। नालायक, खरीदा क्यों था? ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? तो अब सीन ऐसा है, एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफर, दूसरी कौन होता है? ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन होता है? ठीक है, अब चलिए स्नेहा, फॉर एग्जाम्पल स्नेहा को मैंने क्या बना दिया? ट्रांसफरर। इसको कंपनी ने दिया, मैंने, कंपनी ने स्नेहा को शेयर्स दे दिए। अब स्नेहा ने इसे बेच दिया, किसको बेच दिया? जिया को। तो जिया क्या हो गई? ट्रांसफरी। ट्रांसफरी ऑफ द शेयर्स नॉट सो अलाउड। ये राइट किसको मिलेगा? ट्रांसफरर को मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। ट्रांसफरी को ये राइट मिलने वाला नहीं है। एक्चुअल में, है ना, एक केस का कंक्लूजन था। सीन क्या था? हुआ क्या? कंपनी ने शेयर्स अलॉट करे, ठीक है? अभी अलॉटमेंट किया है, क्या किया है? अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अमाउंट होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है, फाइनल कॉल होता है, प्रोसेस होती है लंबी चौड़ी। अभी तो अलॉटमेंट ही किया था स्नेहा ने अभी क्या कर दिया? तुरंत ही बेच दिया। तो इन्होंने बोल दिया भैया इतनी जल्दी क्यों बेच दिया, रुक तो जाओ।
बाद में पता चलता है कि अलॉटमेंट ही क्या है, गलत है। तो अगर ये अलॉटमेंट ही गलत है तो ये जो राइट है ये किसको मिलेगा, उस शेयर होल्डर को मिलेगा। उस शेयर होल्डर को मिलेगा ये राइट जिस शेयर होल्डर को कंपनी ने दिया था। ठीक है, अब उसने बेच दिया तो क्या बेचने वाले का ये कोई राइट बनता है क्या रिकवर करने का? नहीं। तो रिकवर करने का राइट ट्रांसफरर का बनता है, वो शेयर होल्डर का बनता है जिसको जिसको कंपनी ने डायरेक्टली दिया था। क्लैरिटी है पक्का? ये छोटी छोटी जो चीजें वो केस फॉर्म में आती है, केस स्टडीज फॉर्म में आती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अल्ट्रा वायरस पूरा समझ में आ गया। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट क्या होगा? मान लो कोई अल्ट्रा वायरस काम हो गया है तो भाई सबसे पहले वो क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड बोले तो लीगली कोई इफेक्ट नहीं, गलत है। एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से गलत है। एक्चुअल में अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट नंबर 1 वो क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। हेडिंग से समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? इंजंक्शन का मतलब क्या है? स्टे ऑर्डर मतलब क्या होता है? रोक देना। इन्होंने कहा इंजंक्शन लगा दिया जाएगा। इंजंक्शन एक टेक्निकल वर्ड है, याद रखना, इसका मतलब होता है स्टे ऑर्डर। द मेंबर कैन गेट द इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द कंपनी, ठीक है, वेयर इन द अल्ट्रा वायरस एक्ट। कोई भी गलत काम हो रहा है उस गलत काम को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। स्टे ऑर्डर लगा दिया जाएगा या फिर इंजंक्शन। वापस अल्ट्रा वायरस अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, पता चल गया वो अल्ट्रा वायरस है, तो तुरंत सबसे पहले हम क्या बोल देंगे? वो काम ही गलत हो गया, ट्रांजैक्शन को गलत बोल दिया जाएगा। टेक्निकली उसे मैं क्या बोलूंगी? वॉइड। एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से गलत। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब क्या? उस एक्टिविटी को, उस काम को रोक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? कोई ना कोई डायरेक्टर कर रहा होगा। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, उसका खुद का तो दिमाग है नहीं, उसको चलाने वाला कौन है? डायरेक्टर। साफ साफ डायरेक्टर को बोल दिया ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू एंश्योर, तो वो अब पर्सनली लाइबल हो जाएगा। ठीक है, यूज ओनली फॉर द लेजिटिमेट बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो पैसा यूज हो रहा है लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए, इलीगल के लिए हो रहा है तो वो पैसा लगाने वाला, यूज करने वाला कौन है? कंपनी का डायरेक्टर। तो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, डायरेक्टर विल बी पर्सनली लाइबल। क्लियर है? नेक्स्ट, इन केस क्या लिखा है? डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। मिस एप्लीकेशन, जानबूझ के उसने गलत जगह पर ये पैसा यूज किया, तो क्या बोल दिया भैया? उसके अगेंस्ट तो क्या कर लिया जाएगा? क्रिमिनल एक्शन तक ले लिया जाएगा। बस पैसा देने से काम चलने वाला नहीं है, अब तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल का खाना, खाना पानी जो भी बोलते हैं इन्होंने कहा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझना। एक है अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी और क्या लिखा है? अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर। 3 पढ़े थे, अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी, अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल, अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर पढ़ा था। इन्होंने बोला एक अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी और एक अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। बताओ क्या डिफरेंस है, बताओ। कंपनी का काम क्या हो सकता है? रेटिफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता और डायरेक्टर का रेटिफाई हो सकता है क्या? तो ये डिफरेंस है ना। इन्होंने कहा डिफरेंस है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टर की। भाई अगर डायरेक्टर ने कुछ गलत काम किया तो रेटिफाई कर दो ना। तो इन्होंने कहा लेकिन अगर डायरेक्टर ने जो काम कर रखा है वो कंपनीज एक्ट के इंट्रा वायरस होगा तो रेटिफाई होगा ना। अगर अल्ट्रा वायरस होगा कंपनीज के तो क्या रेटिफाई होगा क्या? बिल्कुल नहीं। Where the director exceed their authority, the same may be ratified by passing the resolution. ये resolution कहाँ पास होगा? जनरल बॉडी मीटिंग। तो जनरल बॉडी मीटिंग से मतलब जनरल मीटिंग की ही बात हो रही है, वो शेयर होल्डर की होती है। प्रोवाइडेड कंपनी हैज द कैपेसिटी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब वो काम ऐसा हो जो मेमोरेंडम में कवर हो या फिर कंपनीज एक्ट के अंदर कवर हो। क्लैरिटी है? एक ही चीज कितने बार रिपीट है? रिपीटेशन का मतलब क्या है? याद होना। लेकिन अगर तब भी याद नहीं हो रहा है तो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, टेक्निकली जनरल मीटिंग ही होता है, ये लोग बस खींच खींच के लिखते हैं। जनरल बॉडी मीटिंग से मतलब क्या है? जनरल मीटिंग। सही है। पूछ पूछ पूछ। आपके मॉड्यूल ने हेडिंग नहीं बनाई है, कहीं कहीं वो हेडिंग बनाना भूल जाती है। ठीक है, मैंने बना दी है। क्या लिखा है? कुछ याद आया? अगर लोन लिया है, उसका पैसा यूज किया है किसमें? कोई प्रॉपर्टी खरीदने में, लेकिन वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड हो जाए कि वही पैसा यूज हुआ है। आइडेंटिफाई हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो खुद पढ़ोगे और समझाओगे। सिंपल बात यही लिखी है कि अगर कंपनी का पैसा यूज किया है कोई अल्ट्रा वायरस ऑब्जेक्ट में कवर नहीं था, नहीं कवर था। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया लेकिन अगर हमें पता चलता है वो पैसा किस में यूज किया गया है, कोई प्रॉपर्टी, तो कंपनी उस प्रॉपर्टी की मालिक है। कंपनी विल बी राइट पार्टी टू प्रोटेक्ट दी पार्टी।
इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया वो राइट पार्टी है, मतलब वो उसकी ओनर है, वो उसे प्रिजर्व करेगी, क्योंकि वो उसके पैसे का क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ही तो पैसा उसमें लगाए, पैसा तो उसका है ना, भले ही गलत पर्पस के लिए यूज हुआ हो, ठीक है, तो वो मालिकाना हक रखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, अल्ट्रावायरस बोरिंग, रिपीट है, क्या था अल्ट्रावायरस बोरिंग में, क्रेडिटर और डेटर वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो पैसा भी उसे रिटर्न मिलने वाला नहीं है। नॉट क्रिएट द रिलेशनशिप क्रेडिटर एंड डेटर, सो अगर पैसा सामने वाला रिकवर करने आता है बैंक तो हम उसको भगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अल्ट्रावायरस टॉट बोले तो समझना थोड़ा सा, ठीक है। रॉन्ग, गलत काम, गलत काम दो तरीके से होते हैं, एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। क्रिमिनल मतलब क्या, पेट में चूरा घोप दिया, क्रिमिनल काम कर दिया मैंने, ठीक है। सिविल मतलब क्या, झगड़ा कर लिया मैंने, छोटा मोटा झगड़ा, सिविल हो गया ना। तो टॉट एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, सिविल। रॉन्ग, ये किस टाइप का गलत काम किया मैंने, जो थोड़ा सा लाइट नेचर का, ज्यादा सीरियस का नहीं, ज्यादा सीरियस नहीं, पड़ोसी से मैंने झगड़ा कर लिया, ठीक है। तो अल्ट्रावायरस टॉट मतलब सिविल रॉन्ग किया। इफ कंपनी विल नॉट लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्ट, इन्होंने क्या बोल दिया, कंपनी बिल्कुल भी लाइबल नहीं है अगर टॉट कमिट हुआ है आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे, नहीं समझ में, चलो आओ डिटेल में समझते हैं। कंपनी लाइबल हो जाएगी टॉट और किसके लिए, टॉट और क्या लिखा है, स्लैश क्राइम। अभी मैंने बोला ना दो टाइप के गलत होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। क्राइम मतलब क्रिमिनल और टॉट मतलब सिविल। इन्होंने कहा कंपनी लाइबल हो जाएगी, कंपनी लाइबल हो जाएगी, चाहे वो काम गलत सीरियस वाला हो या फिर नॉन सीरियस वाला हो। अपने एम्प्लॉय के लिए इट विल हैव टू प्रूव, मान लो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, टॉट हैज कमिटेड द कोर्स ऑफ द एक्टिविटी कमिटेड बाय द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आए, वापस आ जाओ। आईटेक्स कंपनी के अंदर हम रक्षिता दी को फंसा देते हैं, ठीक है। हमारी रक्षिता दी क्या कर लेती है, कोई गलत काम कर लेती है, लेकिन जो वो गलत काम कर रही है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रही है, वो कोर्स ऑफ द एक्टिविटी हमारे ही आईटेक्स का ही कुछ काम है, या फिर वो क्या कर रही है, यहीं बैठे बैठे गलत काम कर रही है जो हमने ही एक तरीके से उससे करवाया होगा, ऐसा मान लिया नहीं जाएगा बच्चा। कोई भी यहाँ बैठकर गलत काम कैसे कर पा रहा होगा, पक्का किसी ने ऊपर से ऑर्डर दिया होगा, यस और नो। तो प्रिंसिपल हमेशा लाइबल होता है किसके लिए, अपने एजेंट के लिए, ठीक है। मास्टर हमेशा लाइबल होता है किसके लिए, अपने सर्वेंट के लिए। कंडीशन बस ये है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, घर जाते जाते वो किसी का मर्डर कर देती है, ठीक है, तो क्या अब प्रिंसिपल आईटेक्स लाइबल होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, बस रक्षिता सुनना ले, ठीक है। चलो अल्ट्रावायरस टॉट, कंपनी पहले तो लाइबल नहीं होगी, लेकिन लाइबल कब हो जाएगी, जब वो इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी या विद इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, दोनों के बीच में एंड लगा है, दैट मीन्स दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल। आईटेक्स का ही कोई काम कर रही है, वो आईटेक्स का ही कोई काम कर रही है और इन हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अल्ट्रावायरस, हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, लोन बोरिंग गारंटी, उन सब में क्या था, अल्ट्रावायरस बोरिंग होगा, अल्ट्रावायरस गारंटी होगा, अल्ट्रावायरस ग्रांट होगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए सामने वाला रिकवर कर सकता नहीं है। हम अगर अल्ट्रावायरस गारंटर बन जाते हैं, मैंने क्या बोला, गारंटर मत बनना, ये बोला ना, गारंटर बन जाना कब, अल्ट्रावायरस, कोई नहीं आएगा हमसे, लेगा ही नहीं, ठीक है। चले, डायरेक्टर ने क्या कर दिया है, गारंटी दी है, ग्रांट्स दिया है, ठीक है। डायरेक्टर कैन नॉट मेक अनऑथराइज ग्रांट, वैसे तो वो अनऑथराइज ग्रांट नहीं दे सकता है, अनलेस द ऑब्जेक्ट इज प्रमोट, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है तो वो दे सकता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है वो बोरिंग कर सकते हैं, ग्रांट्स गारंटी सब दे सकते हो तो हो सकता है। नॉट का इंसिडेंटल वगैरह भी वो नहीं देगा, गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, ठीक है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, पहले बताओ फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया, फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, कोई भी डायरेक्टर क्या नहीं करेगा, ग्रांट गारंटी कुछ भी नहीं देगा जब तक ऑब्जेक्ट क्लॉज में ना लिखा हो, क्लियर है, पक्का। चलिए गारंटी दे दी इसने, क्या दे दी, आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, ऐसी गारंटी दे दी। क्या कोई ऐसी गारंटी दे सकता है, ऐसा कोई लालच दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी को जो डिविडेंड देना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है ना डिस्क्रिएशन पावर होता है। डिस्क्रिएशन मतलब क्या होती है, अपनी मर्जी रहती है, उन्हें लगेगा कि इस साल हमें प्रॉफिट देना चाहिए तो वो डिविडेंड देंगे, इस साल उन्हें लग रहा है कि प्रॉफिट वापस से री इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी होती है। लेकिन हम किसी भी शेयर होल्डर को ऐसा वादा नहीं कर सकते कि हम हर साल आपको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट देंगे, भले उस साल प्रॉफिट ना हो। तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर क्यों बने, इससे अच्छा क्या बन जाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओ,
ठीक है। तो गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भी ऐसी गारंटी आप नहीं दे सकते। अगर आपने दिया है तो आपने एक तरीका क्या क्या काम किया है, अल्ट्रा वायरस, और ऐसी गारंटी देना क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लैरिटी है? पढ़ा क्या हमने? हेडिंग बताओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो काम गलत है स्टार्टिंग से ही। इन्होंने ये लिखा है कंपनी इज नॉट बाउंड, जब वो काम गलत है तो कंपनी भी बाउंड नहीं है, तो कंपनी में भी कोई केस फाइल नहीं करेगा और ना ही कंपनी किसी और पे केस फाइल कर सकती है। क्लैरिटी है? चलिए, और उस काम को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, स्टे ऑर्डर लगा दिया जाएगा, इंजंक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टर उसके लिए क्या हो जाएगा, पर्सनली लाइबल। फिर क्या बोल दिया, और जो वो प्रॉपर्टी है उस पैसे से जो खरीदी गई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, वो प्रॉपर्टी का ओनर कौन हो जाएगा, कंपनी हो जाएगी। इन्होंने कहा लेकिन अगर कोई बोरिंग दे रखी है तो साफ साफ क्या बोल दिया, उसमें कोई हक नहीं है सामने वाले का कि आकर हमसे मांगे। फिर उन्होंने क्या बोल दिया, टॉर्ट के लिए हम वैसे तो लाइबल नहीं है, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, पहला कोर्स ऑफ द एक्टिविटी और विद इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो फिर तो कंपनी भी लाइबल हो जाएगी क्योंकि हम नहीं उन्हें गाइड किया होगा। और फाइनली उन्होंने बोल दिया ग्रांट्स एंड गारंटी के केस में सामने वाला हमसे रिकवर करने नहीं आ सकता क्योंकि गलत हो गया ना। डायरेक्टर ने बड़े बड़े वादे कर दिए शेयर होल्डर को, हम हर साल डिविडेंड देंगे, आ जाओ, ठीक है। और वो ये वादे कर कर सुनकर आ भी जाता है, पैसे लगा भी देता है, लेकिन ये क्या काम हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस, ये क्या हो जाएगा, वॉइड। क्या अब हमें उसे देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, धोखा हो गया उसके साथ। तो क्लैरिटी है? इसके बाद ये पॉइंट हम पढ़ चुके थे, क्या लिखा है, एक्सेप्शन किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था, शेयरहोल्डर अलाउ कर दे, यही सारे तो पॉइंट थे। सबका कंक्लूजन यही था, अगर शेयरहोल्डर अलाउ कर देता है तो फिर आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन शेयरहोल्डर किस में अलाउ करेगा, डायरेक्टर और एओ में, वो भी तब जब वो इंटर वायरस होगा मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लैरिटी है? पहला डॉक्ट्रिन पूरे से कंप्लीट होता है, उस डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्लैरिटी है? अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे के डॉक्ट्रिन भी जीरो हो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, क्लियर है? बता देती हूँ।